आज जनरल नॉलेज में हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको पढ़ाया था साउथ एशिया, जिसमें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के किनारों के ऊपर जो कंट्रीज़ थी, 7 कंट्री साउथ एशिया। ऊपर चाइना है, चाइना को हम ईस्ट एशिया का महवर मानते हैं। इन दोनों के दरमियान में जो कंट्रीज़ हैं उनको साउथ ईस्ट एशिया। आप इस तरफ देखें, ये क्या है, ये हिंदुस्तान, इसको क्या बोलेंगे, साउथ एशिया। चाइना है, चाइना के ईस्ट एशिया में है, ईस्ट एशिया और इसके आसपास की कंट्रीज, साउथ एशिया और इसके आसपास की कंट्रीज। तो साउथ और ईस्ट के दरमियान में क्या बनेगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो साउथ और ईस्ट के दरमियान में ये साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज़ हैं जिसको हमने आज देखना है। तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे पहली कंट्री, अगर ये मैं मिटा रहा हूँ, सबसे पहली कंट्री है जिसका पुराना नाम था बर्मा, और ये तकरीबन इस तरीके से आती है, ये म्यांमार है। म्यांमार जो है वो सबसे पुरानी कंट्री है। उसके साथ साथ थाईलैंड, जो कि बहुत सबसे बड़ी इकॉनमी है इस रीजन की, ये थाईलैंड है। तो थाईलैंड जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आती है। ये जो दुम है, दुम ये म्यांमार, ये थाईलैंड, और ये दुम यहाँ तक आती है। और इस दुम के नीचे ये वाला एरिया मलेशिया का है। ये वाला एरिया किसका है, मलेशिया। इस मलेशिया के यहाँ कोने पे, बिल्कुल टिप के ऊपर ज़रा फोकस अगर आपको मिले, तो टिप के ऊपर एक शहर है, एक सिटी है, और ये सिटी मलेशिया का हिस्सा था। लेकिन जब कॉलोनियल पावर्स यहाँ से जाने लगी तो उसको अलहदा से मुल्क बना दिया। तो एक सिटी के ऊपर मुश्तमिल ये मुल्क सिंगापुर है। सिंगापुर एक शहर है, एक कंट्री भी है, तो इसके कैपिटल वही है, यानी कि सिंगापुर सिटी। तो सिंगापुर जो है ये मौजूद है। अब कितनी हमारी कंट्रीज़ होगी, म्यांमार, थाईलैंड और इसके अलावा मलेशिया और सिंगापुर। 1, 2, 3 और 4 कंट्रीज़ होगी। लेकिन थाईलैंड के साथ ही इस जगह के ऊपर एक और कंट्री है जिसको हम बोलेंगे लाओस। नाम आपने कम ही सुना होगा, लेकिन ये लाओस है, ये एक और कंट्री है। और इसके करीब ये बिल्कुल गोल मटोल सी कंबोडिया है, कंबोडिया। तो ये कंबोडिया है। और उसके साथ ये वाली कंट्री, ये जो है, ये वियतनाम आपका बन जाता है, वियतनाम। स्पेलिंग्स गलत हों तो प्लीज़ उसको कंफर्म कर लीजिएगा। लेकिन ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। और थाईलैंड जिस एक तरह से दुम यानी पेनिनसुला नीचे जा रहा है, तो थाईलैंड भी उसमें से उसका हिस्सा बनाता है, म्यांमार भी बनाता है। उसके नीचे मलेशिया, मलेशिया के बिल्कुल एंड पर क्या है, सिंगापुर। हम देखते हैं नीचे 3 बड़ी आइलैंड्स और छोटी छोटी दूसरी आइलैंड्स भी मौजूद हैं। ये है इंडोनेशिया। 3 जो बड़ी आइलैंड्स हैं उसमें एक है सुमात्रा, और दूसरा है बोर्नियो, और तीसरा है जावा। इस आइलैंड्स को याद रखने का आपको अगर रखना है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इतना जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल नहीं है। तो बोर्नियो जो है, ये जो आइलैंड है, इसके अंदर मलेशिया का आधा हिस्सा मौजूद है। ये इस तरीके से बोर्नियो में एक आधा हिस्सा मलेशिया का मौजूद है। लेकिन उसके अंदर भी मलेशिया के अंदर एक प्रोविंस होता था जिसको जब यहाँ पे कॉलोनाइजर्स छोड़ के जाने लगे तो उसको अलहदा से कंट्री बना दिया, क्योंकि वो तेल की दौलत से माला माल था। उसको कहते हैं ब्रुनाई दारुल इस्लाम। तो ये ब्रुनाई दारुल इस्लाम, BDI, ब्रुनाई दारुल इस्लाम। और इसके अलावा यहाँ पे ये मलेशिया भी है। तो मलेशिया यहाँ पर भी है, मलेशिया यहाँ पर भी है, और बीच में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, वो भी मलेशिया बनाती हैं। बहुत सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे,
वो भी मलेशिया बनाती हैं। तो जो इंडोनेशिया है वो भी बहुत सारे, आपने सिर्फ याद रखना है कि इंडोनेशिया और मलेशिया बहुत सारे आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। उसके अलावा एक कंट्री है और इसके भी काफ़ी आइलैंड्स हैं, ये फिलीपींस है। तो आपकी कितनी कंट्रीज़ हो गई साउथ ईस्ट एशिया में? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। नीचे आ जाएं तो ये मलेशिया, मलेशिया का दूसरा हिस्सा यहाँ पर है, छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। मलेशिया का एक सिटी को मुल्क बनाया गया सिंगापुर, मलेशिया के दूसरे एक प्रोविंस को मुल्क बनाया गया ब्रुनाई दारुल इस्लाम। ये कंट्रीज़ जो हैं, ये जो आइलैंड्स पर मुश्तमिल एक कंट्री इंडोनेशिया और उसके ऊपर फिलीपींस, से 10 कंट्रीज़ हैं। तो सिंपली आपने याद रखना है, अगर कंट्रीज़ का नाम याद ना भी रहे इसमें, तो कम से कम आपने याद रखना है कि देयर आर 10 कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया, बिटवीन ईस्ट एंड साउथ एशिया, दिस रीजन इज साउथ ईस्ट एशिया। और ये ख़ास तौर पे जो कॉन्टिनेंटल रीजन है, इसके दो हिस्से हैं साउथ ईस्ट एशिया के, एक है कॉन्टिनेंटल रीजन और एक है आइलैंड रीजन। ये आइलैंड्स हैं, तो ये सिर्फ कॉन्टिनेंटल, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कॉन्टिनेंटल रीजन को कभी कभार हम बोल लेते हैं इंडो चाइना रीजन। क्यों इंडो चाइना रीजन बोलते हैं? क्योंकि इंडिया और चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पर काफ़ी हद तक मौजूद है। इंडिया और चाइना से जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे माइग्रेट करके गई और फिर आपस में उनकी शादियाँ हुई, तो इससे जो हाइब्रिड जनरेशन आई वो उसमें जो फीचर्स हैं वो इंडियन फीचर्स भी हैं और चाइनीज़ फीचर्स भी हैं। और अगर आप म्यांमार और थाईलैंड इन लोगों को देखें तो दोनों के फीचर्स का मिक्सचर्स हैं। तो इंडो चाइना, चाइना का भी कल्चर अच्छा खासा यहाँ पे मौजूद है, इंडिया का भी कल्चर मौजूद है। यहाँ पे डोमिनेंट जो रिलीजन है वो है बुद्ध, मगर क्रिश्चियनिटी भी है। उसके अलावा हिंदुज़म भी मौजूद है। हिंदुस्तान की, इंडिया की एक डायनेस्टी थी खमेर डायनेस्टी, वो इस एरिया से लेकर कंबोडिया तक मौजूद थी। और कंबोडिया में बड़े बड़े जो मंदिर हैं, एक बहुत बड़ा मंदिर है कंबोडिया में, तो यहाँ तक वो उनकी हुकूमत होती थी या डायनेस्टी होती थी। तो यहाँ पर हिंदुज़म भी मौजूद है। फिर इस्लाम भी यहाँ पे दाखिल हुआ। इस्लाम ख़ास तौर पर शिप्स के ज़रिए से आया, जब अरेबियन लैंड से ट्रेडर्स जो है शिप के ज़रिए से आते थे और यहाँ श्रीलंका में, श्रीलंका के कुछ हिस्सों में इस्लाम फैलाया, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, और उसके बाद जो है वो यहाँ ब्रुनाई दारुल इस्लाम में। उसके ऊपर जाएं तो फिलीपींस के सदर्न पार्ट में भी इस्लाम पहुँचा। यहाँ पे भी कुछ जज़ायर हैं जिसको मंडानाओ आइलैंड्स बोलते हैं, वहाँ पर भी इस्लाम मौजूद है। तो ये वाला जो इस्लाम है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट इमेज वाला इस्लाम है, क्योंकि ट्रेडर्स ने यहाँ पे इस्लाम फैलाया था। तो ट्रेडर्स ज़रा मिलनसार होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, तो दैट इज़ अ सॉफ्ट वर्जन ऑफ इस्लाम। लेकिन हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के रीजन में तलवार के ज़रिए से इस्लाम फैला। ये हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहाँ से आए रूलर्स और उन्होंने लड़ा जिहाद और उसके बाद फिर अपनी रूल बनाया, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे शिद्दत है इस्लाम के अंदर। लेकिन दिस इज़ जस्ट एन हाइपोथेसिस, दिस इज़ नॉट एन एस्टैब्लिश्ड थियरी। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ। ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसके सीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है साउथ चाइना सी। यहाँ से लेकर ये वाला सारा सी साउथ चाइना सी है, क्योंकि चाइना के साउथ में है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना की और जापान की और यहाँ पे कोरिया की और ताइवान, अगर यहाँ पे मैं बना दूँ, ताइवान की मेजर जो ट्रेड रूट्स हैं वो यहीं से ही आती हैं। और ख़ास तौर पे चाइना के ट्रेड रूट्स जो है वो तकरीबन इस सी से होकर निकलते हैं, एंड दैट सी इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। और फिर उसके बाद ये इस तरफ को आते हैं, तो ये सी रूट्स बनते हैं किसके लिए? चाइना के लिए। तो चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, बल्कि समटाइम्स वी कैन एस्टिमेट इट एज trillions of dollars trade, it passes through it, and China's main power is Chinese trade. So Chinese industry is located mostly here. So from here into Pacific Ocean, the major sea is South China Sea. This South China Sea is the major passageway for the Chinese trade. तो China claims the whole of sea. China कहता है कि सारा sea मेरा है, बल्कि और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं जी हमारा भी सी है। जितना एरिया यूएनओ ने हमें डेजिग्नेट, आई थिंक 200 नॉटिकल माइल्स है, जो कि कोस्ट लाइन से आगे आपका सी अपनी टेरिटरी होती है।
तो फिलीपींस कहता है थोड़ा सा मेरा सी है, वियतनाम कहता है थोड़ा सा मेरा सी है, ताइवान कहता है थोड़ा सा मेरा सी है। इसी तरीके से ब्रुनेई, दारुल इस्लाम, इंडोनेशिया और बाकी कंट्रीज़ भी अपना अपना सी क्लेम करते हैं, मगर चाइना इज़ बिकमिंग असर्टिव। चाइना सेज कि द होल ऑफ द सी बिलोंग्स टू चाइना। और इसमें क्या कह रहा है चाइना? चाइना ने 2 सेट्स ऑफ आइलैंड के ऊपर कब्ज़ा किया है, और वो सेट्स ऑफ आइलैंड, एक ये फ़र्ज़ करें आइलैंड का एक सेट है, और ये जो सेट ऑफ आइलैंड है इसको बोलते हैं स्प्राटले। स्प्राटले आइलैंड्स हैं ये। और ऊपर एक और सेट ऑफ आइलैंड है, और इस आइलैंड के सेट को बोलते हैं पैरासल आइलैंड्स। तो पैरासल आइलैंड्स और उसके बाद स्प्राटले आइलैंड्स के ऊपर कब्ज़ा किया है, ताकि इस सी के ऊपर अपनी जो है वो सॉवरेनिटी को पक्का कर सके। और उसके अलावा जिन जिन हिस्सों के ऊपर उसको डर था कि यहाँ पर उसके पास टेरिटरी नहीं है, तो वहाँ पर उसने आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड्स बनाए हैं, और वहाँ उसको मिलिटराइज़ कर दिया। वहाँ पे उन आइलैंड्स के ऊपर अपनी बेसिस बनाई हैं, जिसको अमेरिका और इंटरनेशनल बॉडी नहीं मानती है। अमेरिका की कोशिश है सारी कंट्रीज़ जो सराउंडिंग है इस सी के, वो मिल जाएं, एक सिक्योरिटी पैक्ट बना ले चाइना के ख़िलाफ़, लेकिन अभी तक ये नहीं मिल रही हैं और चाइना के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी पैक्ट नहीं बना रही हैं। तो ये जो सी है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड साउथ चाइना सी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ चाइना सी से जब ट्रेड निकलती है तो ये एक छोटी सी स्ट्रेट है। स्ट्रेट कहते हैं दी नैरो चैनल ऑफ द सी। ये छोटी सी स्ट्रेट है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इसको बोलते हैं। और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से निकलते ही, जैसे ट्रेड अगर निकले चाइना की, तो यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स, यहाँ से ट्रेड निकलती ही इधर इंडिया के आइलैंड्स हैं। ऊपर जो आइलैंड है उसको कहते हैं मालाबार, और नीचे वाले को निकोबार। और निकलते यहाँ पर इंडिया और यूएस जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी बेसिस हैं यहाँ पर, और वो रोम भी कर रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। ये बे ऑफ बंगाल का सी है, तो इसलिए चाइना के लिए बहुत वल्नरेबल रास्ता है, वीक पॉइंट बन सकता है। किसी वक्त भी ये स्ट्रेट काट सकते हैं अमेरिका और इंडिया का नेक्सस। इसीलिए चाइना जो है उनको इस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की अल्टरनेटिव बहुत सारे रूट्स बना रहा है। जैसे म्यांमार में वो एक बना रहा है सी मैक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान में बना रहा है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस तरीके से यहाँ डायरेक्ट आएगा चाइना, और यहाँ म्यांमार से डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में आएगा। ये वल्नरेबिलिटी जो इस छोटे से रास्ते की है ये ख़त्म हो जाएगी उसकी। लेकिन इसके बावजूद स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की इम्पॉर्टेंस अपनी है, जिसका कंट्रोल इस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के ऊपर हो गया, इसका मतलब है जितनी भी एशिया पैसिफिक की ट्रेड होती है उसको कंट्रोल उसके ऊपर हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज। तो साउथ ईस्ट एशिया में ये इम्पॉर्टेंट है। अब साउथ ईस्ट एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं आसियान। आसियान इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 1967 में बनाई थी, और ऑलमोस्ट इनमें से 5 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई थी, जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, और शायद एक फ़िलीपींस है। ये 5 कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई, बाकी 5 कंट्रीज़ ने बाद में इनमें शामिल कर लिया था, शामिल हो गई थी। 1967 में इसको बनाया। इसका हेड ऑफिस रखा गया इंडोनेशिया जकार्ता में। जकार्ता जो है जावा में है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेड ऑफिस रहा। और आसियान जो है बनाई गई इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। लेकिन एक चीज़ समझी जाती है कि उस वक़्त कम्युनिज़्म जो है रशिया से एक्सपेंड कर रही थी इस एरिया के अंदर। ख़ास तौर पे वियतनाम में कम्युनिस्ट्स मौजूद थे, लाओस और कंबोडिया में भी उनका इन्फ्लुएंस मौजूद था। तो कम्युनिज़्म को जो रशिया सपोर्ट कर रहा था उसको रोकने के लिए आसियान बनाएगी कि एक मुल्क नहीं कर सकता, बाकी सारी कंट्रीज़ भी उसको कंट्रोल करेंगी। और अमेरिका की बैक इसके पीछे मौजूद थी, क्योंकि अमेरिका भी कम्युनिज़्म के ख़िलाफ़ लड़ रहा था उस वक़्त। तो आसियान 1967 में बनी। 10 कंट्रीज़ हैं
या 10 मेंबर्स हैं ओरिजिनल इनके साथ, लेकिन बहुत सारे दूसरे रीजन्स के साथ भी इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पैक्ट्स किए हुए हैं। जैसे इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट का पैक्ट है, चाइना के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट का पैक्ट है। तो 10 कंट्रीज़ हैं या 10 मेंबर्स हैं जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं इसके आसियान के, और वो यही हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। 10 मेंबर्स हैं। इसमें इंडो चाइना के भी हैं। इंडो चाइना के रीजन में 1 2 3 4 5 और 5 6 कंट्रीज़ इंडो चाइना की रीजन्स की हैं, और उसके बाद बाकी ये वाले। अच्छा, जो इंडो चाइना कॉन्टिनेंटल रीजन है वो तो कॉन्टिनेंटल रीजन है। जो आइलैंड रीजन है उसको ये भी कहते हैं, इस साउथ ईस्ट एशिया को एक और भी कहते हैं रीजन ऑफ आर्किपेलागोस। आर्किपेलागोस क्या है? आर्किपेलागोस, ये आर्किपेलागो क्या है? आर्किपेलागो एक्चुअली इज ए कंट्री कंसिस्टेड ऑफ आइलैंड्स, बहुत सारी आइलैंड्स, सेट ऑफ आइलैंड्स, और उस पर एक कंट्री बनी हो। जैसे आप देख सकते हो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस हैं, ये आइलैंड्स के ऊपर मुश्तमिल कंट्रीज हैं, इनको आर्किपेलागोस, तो रीजन ऑफ आर्किपेलागोस भी इसको बोलते हैं। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी कौन सी है? आसियान, और आसियान 1967 में बनी। और क्या ये सक्सेस स्टोरी है? जी, ये सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि इनका फोकस क्या रहा? मार्केट इकोनॉमी रहा। मार्केट इकोनॉमी का मतलब है इन्होंने अपनी अपनी ट्रेड बैरियर्स को कम किया और खुली ट्रेड होने दी। इससे क्या होता है? इन्वेस्टर आपकी तरफ आता है। इन्वेस्टर जब देखता है कि सिर्फ एक कंट्री नहीं है, जब मैं यहाँ जाऊँगा तो बाकी सारी मार्केट मुझे मिलेगी, तो ज़्यादा ग्राहक की वजह से इन्वेस्टर आता है। तो मार्केट इकोनॉमी इज़ वन रीज़न फॉर इट्स सक्सेस। एंड देन देयर वाज अनदर सक्सेस of their common threat. What were the common threats they were facing? Number one, communism from Russia, or Russia supported communism was spreading here. That was, and Chinese rise. Once China rose, it would become assertive on the regions, क्योंकि चाइना के बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। पहले तो जापान के साथ डिस्प्यूट है, फिर उसके बाद यहाँ साउथ चाइना सी में इसका डिस्प्यूट अभी बढ़ रहा है, और चाइना अब असर्टिव हो रहा है, क्योंकि चाइना जो है क्लेम कर रहा है सारे साउथ चाइना सी के ऊपर, और ये चाइना का भी। और रीइमर्जेंस ऑफ जापान, मिलिटराइज्ड जापान, क्योंकि जापान अभी तो शरीफ है, पैसिफिस्ट जापान है, इसके ऊपर अमेरिका का अभी भी कब्ज़ा है। जापान की अपनी आर्मी नहीं है, जापान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता, सारा फोकस उसका इकोनॉमी के ऊपर है। मगर जापान का खौफ बढ़ा है, क्योंकि जापान हिस्टोरिकली एक वॉरियर नेशन रहा है, और वर्ल्ड वॉर 2 तक इसने ईंट से ईंट बजा के रखी बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं आसपास की। इसलिए उस जापान से डरते हैं जो अब शरीफ बना हुआ है मगर था बदमाश। और इससे मुझे एक मूवी याद आ जाती है, 1980s के शुरू में हमारे ज़माने में आई थी जब हम बच्चे थे, जिसका नाम था शरीफ बदमाश। बदमाश जाना कि शरीफ बन जाता है, लेकिन उसकी शराफत के बाद भी लोग उसके डरते हैं। इवन कि जब वो कोर्ट में आता है और वो जब धमकी देता है जज को कि मुझे बदमाश दोबारा से बनने के लिए मजबूर ना करें, तो सारे डर जाते हैं। उनके सीन आ जाता है उनके सामने कि अगर ये बदमाश बन गया तो क्या होगा। तो जापान के बारे में भी यही है कि शरीफ है, मगर अगर ये दोबारा से बदमाश बन गया तो ये बड़ा खौफनाक बदमाश है। तो जापान का री-राइज या री-इमर्जेंस ऑफ जापान, ये 3 कॉमन थ्रेट हैं, चाइना, जापान और रशियन कम्युनिज्म। तो ये भी कॉमन थ्रेट की वजह से मशहूर। मार्केट इकोनॉमी दूसरी है। तो ये रीज़न्स, ये जो है वो ये आसियान की एक चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी। उसके बाद म्यांमार का एक इशू जो कि चैलेंज बन गया आसियान के लिए, वो है ये वाला अराकान। इसको अराकान बोलते थे पहले, और राखायन अब बोलते हैं। अराकान का सूबा था और राखायन अब बोलते हैं। यहाँ बंगाल है, तो बंगाल के इलाके से बंगाल के इलाके से बहुत सारे माइग्रेंट्स इस वेस्टर्न जो म्यांमार का सूबा उसके अंदर जाके बसे, जिनको रोहिंग्या बोलते हैं, और वो काफ़ी सालों से रह रहे हैं, और बल्कि 100-200 साल से वो यहीं पे आबाद हैं। मगर वो स्टेटलेस पीपल है, उनका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते, उनको सारी जो सिटीज़नशिप की सहूलियात या फिर फैसिलिटीज़ वो नहीं प्रोवाइड की जाती, उनका नाम ही कोई नहीं है।
तो दे आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेटलेस पीपल। और ऐसा ही अब इंडिया ने भी स्टार्ट किया है मुसलमानों के लिए, जो CAA एक लॉ पास किया है जिसको कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके ज़रिए से मुसलमानों को प्रूव करना पड़ेगा कि उनके आबा अजदाद यहाँ पे रहते रहे हैं। ना प्रूव कर सके तो उनको स्टेट से बाहर निकलना पड़ेगा, वो स्टेटलेस हो जाएंगे। तो रोहिंग्या की मिसाल को देखते हुए मोदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। तो ये स्टेटलेस पीपल हैं, गरीब लोग हैं, और गरीब का या कमी कमीन का कोई यार नहीं होता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कमी का यार नहीं होता, अमीर के सारे यार होते हैं। because this is the set standard of international politics. International politics is very brutal. It does not know what is norm and what is human rights. It only knows from where it can get its own national interests fulfilled. If some person or some country is not fulfilling your national interest, that country is of no use. So गरीब आदमी कोई इंटरेस्ट आपका पूरा नहीं कर सकता। तो रोहिंग्या को इंतहा का कत्लेआम किया, इसके बारे में यूएनओ कहती है द मोस्ट परसिक्यूटेड पीपल माइनॉरिटीज़ इन द वर्ल्ड। और गैंग रेप्स और ज़िंदा जला देना, बच्चों को माओ के हाथों से निकाल के आग में फेंकना, ऐसी दौनाक स्टोरीज़ हैं कि अनबिलीवेबल। और यहाँ पे म्यांमार के बुद्ध, जिनको इंतहाई पीसफुल समझा जाता था, उन्होंने कत्लेआम किया अपनी फ़ौज के साथ मिलके, और वो आज यहाँ पे कोक्स बाज़ार में बैठे हुए हैं, जो कि बांग्लादेश के साथ एक बॉर्डर के ऊपर एक टाउन है, वहाँ पे बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। तो म्यांमार की एक तो ये रोहिंग्या का जो इशू है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है आसियान के लिए कि ये इशू एक दाग है। चाइना म्यांमार को सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया, ख़ासतौर पे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ म्यांमार को, और म्यांमार की जो हुकूमत है जिसको जनता बोलते हैं, यानी कि मिलिट्री हुकूमत है, लेकिन मिलिट्री हुकूमत की एक पपेट हुकूमत है, वो है आंग सान सूची। वो एक पपेट हुकूमत है, सही हुकूमत जनता कह रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक इशू यहाँ पर मौजूद है इनका।